प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योति बकुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योति बकुले ग्रुप एजुकेशन की ओर से लगातार कई दिनों से कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन का नामकरण समझाऊंगा। हाइड्रोकार्बन का नामकरण साधारण तरीके से कैसे किया जाता है और प्रतिस्थापी समूह के आधार पर कैसे किया जाता है। आज मैं केवल आपको साधारण तरीके से नामकरण करने की जानकारी दूंगा। देखिए, किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर के हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के नामकरण में पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न होता है। क्या क्या होता है आप ध्यान से देखिए। किसी भी हाइड्रोकार्बन के नामकरण में पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न बराबर हाइड्रोकार्बन। पूर्वलग्न से तात्पर्य पहले जुड़ने वाला। पूर्वलग्न से क्या तात्पर्य है? पहले लगने वाला। और अनुलग्न का मतलब होता है पीछे लगना। मैंने आपको कल भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण में पूर्वलग्न का निर्धारण कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 में मैंने बोला था कि पूर्वलग्न का निर्धारण यौगिक में उपस्थित कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है। इस बारे में मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। जैसे कार्बन की संख्या किसी यौगिक में अगर मान लीजिए, जैसे किसी यौगिक में यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसका पूर्वलग्न क्या होगा? उसका पूर्वलग्न होगा मेन। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका पूर्वलग्न क्या होगा? मेन होगा। अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 2 है तो उसका नाम होगा 1। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसका नाम होगा प्रो। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यू। कार्बन की संख्या यदि 5 है तो उसका नाम होगा पेन। पूर्वलग्न। कौन सा नाम? पूर्वलग्न। ध्यान रखना। अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसका नाम होगा हेक्स पूर्वलग्न। कार्बन की संख्या यदि 7 है तो उसका नाम होगा हेप। कार्बन की संख्या 8 है तो उसका नाम होगा ऑल। कार्बन की संख्या यदि 9 है तो उसका नाम होगा नॉन। और कार्बन की संख्या 10 होगी तो उसका नाम होगा डेक। इस तरह से क्या हुआ? मेन, ए, प्रो, ब्यूट, पेन, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इस तरह से ये तो कार्बन की संख्या हो गई। इसके आधार पर किसका निर्धारण होगा? इसके आधार पर पूर्वलग्न का निर्धारण होगा। यानी हाइड्रोकार्बन का जो प्रथम अक्षर जुड़ता है
इस कार्बन की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और नंबर दूसरी बात, अनुलग्न का निर्धारण। अनुलग्न का निर्धारण यौगिक में लगने वाले बंध की संख्या के आधार पर। यौगिक में विद्यमान बंध संख्या के आधार पर जैसे मैं आपको कल भी बता चुका हूं इस बारे में, कल भी मैंने आपको बताया था। अगर ध्यान आज इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, हो सकता है कल आपने इस पर ध्यान नहीं दिया हो। आज शुरू से यदि आप इस पर ध्यान दे लोगे तो और अच्छी तरह से थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसलिए मुझे यह शुरू से बताना पड़ रहा है। जैसे अगर एकल बंध जुड़ा हुआ हो, यदि कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन में कौन सा बंध लगा हुआ हो? एकल बंध। एकल बंध है तो अनुलग्न एल होगा। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य में कौन सा बंध लगा हुआ होगा? द्विबंध है तो अनुलग्न हमारा ईन होगा। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिबंध लगा हुआ है, त्रिबंध लगा हुआ है तो अनुलग्न हो जाएगा हमारा आई। अब मैं आपके सामने ये तीन बातें यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। इतनी बात मैंने आपको क्या कर दिया, सबसे पहले बता दिया। आज मैं आपको इसके आधार पर इनका नामकरण करना सिखा रहा हूं। भले ही पॉइंट आगे नहीं बढ़ पाए, परंतु ये आपको साधारण तरीके से मैं आज पूरी तरह से सिखा दूंगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ तक की बात आपको मैं बता चुका हूँ। अब आप देखिए, जैसे अभी अपन ने लिखा कार्बन संख्या, तो अपन यहाँ तो लिख लेते हैं कार्बन संख्या, कार्बन संख्या। यहाँ तो मैं कार्बन संख्या लिख देता हूँ। एक बराबर अपन ने लिखा था हमने, दो बराबर लिखा था अपन ने एच, तीन बराबर लिखा था अपन ने प्रोप, चार बराबर लिखा था अपन ने ब्यूट, पांच बराबर लिखा था अपन ने पेंट, छह बराबर लिखा था अपन ने हेक्स, सात बराबर लिखा था अपन ने हेप्ट, आठ बराबर लिखा था अपन ने ऑक्ट, नौ बराबर लिखा था अपन ने नॉन, और 10 बराबर लिखा था अपन ने एक। इसको तो अपनी यानी के रहते कार्बन संख्या। अब अपनी बात आ रही है बंध संख्या। यहाँ लिख लेते हैं अपन बंध संख्या। और बंध संख्या में अपन ने देखा था कि एकल बंध तो एक अनुलग्न हो गया था, और इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस का। बंध संख्या यदि दो है तो अपन ने लिखा था ईन, और इसका सूत्र होता है CnH2n। और बंध संख्या तीन, इसका होता है अनुलग्न आइन, इसका सूत्र होता है CnH2n प्लस माइनस का 2। ये बात हम अब तक सीख चुके हैं, इन बातों को हम क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब पता कैसे लगाएंगे? देखो भाई, कार्बन की संख्या का पता तो हमको
कार्बन के देखते ही लग जाएगा भाई कार्बन कितने हैं। लेकिन हम बंध संख्या का पता कैसे लगाएंगे? बंध संख्या का पता लगाने के लिए या तो आप उसकी संरचना बना करके देख सकते हो, या फिर आप इस सूत्र में उस दिए गए यौगिक के सूत्र को जमा करके और देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको कॉमन में ही लिखता हूँ बहुत सारे कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नाम लिखता हूँ। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया C3H8 C4H10 या C2H2 या C2H4 या फिर मैंने लिख दिया C5H10 या फिर मैंने लिख दिया कि C6H या फिर और भी आगे लिख सकते हैं अपन कि C3H6 या फिर अपन लिख दें C5H8। इस तरह के बहुत सारे मैंने लिख दिए और आपसे कहा जाए साधारण नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, IUPAC प्रतिस्थापी, इसके बाद वाला पॉइंट लूंगा मैं। पहले आपको व्युत्पन्न यौगिकों के बारे में बताऊंगा, वो पॉइंट मैंने छोड़ रखा है और ये भी छोड़ रखा है। पहले ये इसलिए ला रहा हूँ कि साधारण आपके यदि समझ में आ जाएगा, जब साधारण आपके समझ में आ जाएगा तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा, प्रतिस्थापी और व्युत्पन्न आदि के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ से अपन कोई भी एक यौगिक का नाम चुन करके ले आते हैं, किसी भी एक का कोई भी नाम, जैसे उदाहरण के रूप में अपन इनमें से कोई सा एक चुन लें। जैसे अपन ने ये चुना, फर्स्ट में हमने ये चुन लिया कि इसका नाम करें, इस हाइड्रोकार्बन का नामकरण करो। आपसे प्रश्न किया जाए कि इसका क्या करना है, आपको नामकरण, तो अपन इसको सबसे पहले लिखेंगे C2H4। अब हमें कार्बन का पता तो चल गया, इससे अपन कौन सी चीज लिख सकते हैं, पूर्व लग्न तो लिख सकते हैं। ये कार्बन 2 है तो पूर्व लग्न हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ये तो हमने पता लगा लिया कि 1 है, ठीक है। पूर्व लग्न का पता तो हमने कार्बन 2 के आधार पर लगा लिया, कार्बन 2 है तो 1 हो गया हमारा, प्लस ये हमारा पूर्व लग्न है और प्लस में हमारा क्या आ जाएगा, अनुलग्न आ जाएगा। अब अनुलग्न का निर्धारण आप कैसे करोगे? अनुलग्न का निर्धारण करने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे साधारण तरीके से। सबसे पहले आपको पता नहीं है तो इस सूत्र को प्रयोग करके देखो। वैसे तो आपको है, चलो आदत वैसे ही हो जाएगी, सूत्र याद है तो देखते ही पता चल जाएगा भाई ये सूत्र है और इसमें इतने बंद लगे हुए हैं, अनुलग्न ये है। परंतु अभी नहीं आ रहा तो अभी अपन देखते हैं। सबसे पहले इस सूत्र को लाओ, हमने यहाँ लिखा CnH2n+2 लिख दिया और इनकी संख्या को इसमें जमाने का प्रयास किया हमने। CnN मतलब कार्बन का नंबर 2, कार्बन का नंबर हो गया। H की संख्या लिख दी हाइड्रोजन की संख्या को 2 गुना हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, नंबर। तो N की संख्या कितनी आ रही, 2 हो गई। कार्बन की संख्या से गुणा कर दिया इसको, प्लस का 2 कितना हो गया, देखिए यहां हो गया हमारे सामने C2, 4 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, 6। यानी यहाँ H4 है और यहाँ 6 है। इसका मतलब कौन सा बंध नहीं है, एकल बंध नहीं। अब हम इसी के साथ समीकरण सूत्र 2 का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए समीकरण सूत्र 2 में हम देख रहे हैं कि 2 है CnH2n, इसमें जब आएंगे तो C के तो 2 हो गए, H का 2 गुना N की संख्या। हम देख रहे हैं कि C2 क्या आ गया हमारे सामने, H4 आ गया, ये है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि कौन सा ग्रुप है, बंध कितना लगा हुआ है, ईन बंध लगा हुआ है। कौन सा बंध लगा हुआ है, ईन बंध लगा हुआ है। और ईन अनुलग्न हो गया, अनुलग्न क्या हो गया, ईन हो गया है। और हमारे सामने एक ई, जब बड़ी ई की मात्रा थे में मिलेगी तो क्या हो गया हमारे सामने, एक ई। ये हमारा नामकरण करने का साधारण तरीका है। दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, संरचना के द्वारा भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके भी उसके नामकरण को किया जा सकता है। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर अब हम किसके द्वारा कर रहे हैं, संरचना बना करके। हमें इस बात का तो पता चल ही गया कि भाई द्विबंध है, कार्बन कार्बन के मध्य एक कार्बन और एक दो कार्बन, दोनों के मध्य में द्विबंध लगा दिया और इनकी संयोजकता को संतुष्ट कर दिया हमने। इस कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करेंगे तो 2,
और ये 3 और ये 4। इसी तरह से इसके भी ये 2 3 और 4, ये क्या लगता है इसके हाइड्रोजन लगते हैं। ये हाइड्रोजन जुड़ गए। ये हाइड्रोजन को क्रॉस द्वारा बता दो इलेक्ट्रॉन को, बायतम को। ये कार्बन के बायतम इलेक्ट्रॉन हो गए 4, इधर वाले इस कार्बन के ये 4 बायतम इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन। अष्टक पूर्ण करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार में तो ये अष्टक पूर्ण हो गया इस कार्बन का। और ये किसने, हाइड्रोजन ने अपना किसके साथ कर लिया, इसके साथ पूरा कर लिया। हाइड्रोजन ने द्वितीय परमाणु इसके साथ बन गया, जैसे ये हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, इस हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, और ये कार्बन ने अपना कर ही लिया पूरा। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन ने अपना ये कर लिया, इस हाइड्रोजन ने अपना ये कर लिया पूरा, ये हाइड्रोजन के है। और इस कार्बन ने पूरा किया तो 2 4 6 और 2 8, ये इस कार्बन के हो गए। इन दोनों कार्बनों ने ये कर लिया। ये किसकी संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। सूत्र में अगर आप देखेंगे तो देखो CH2 CH2 डबल बंद CH2, और ये आपके सामने एथीन, और आपका एथीन का काम पूरा हो गया। अनुलग्न पूर्व लगन बराबर हाइड्रोकार्बन, ये इसका नामकरण हो गया। अब आप इसमें से ऊपर जो लिखी हुई है, और भी बहुत सारे हैं इसके नाम, बहुत सारे 20-30 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो उसके आधार पर आप उनमें से कोई भी छाट करके ले लीजिए और नामकरण करना प्रारंभ करिए। देखिए जैसे दूसरा मैं एक और लेता हूं आपको, जैसे आपने चुन लिया ऊपर लिखे हुए में से आपने चुना C5H8 चुन लिया, जैसे C5H8, इसका नाम क्या है, पूर्व लगन का निर्धारण तो आप इस चीज को देखते ही कर दोगे, कार्बन की संख्या को देखते ही कर दोगे कि कार्बन 5 है तो 1 2 3 4 5, 5 में पेंट हो गया। पूर्व लगन तो क्या आ गया हमारा, पेंट आ गया। अब हमको अनुलग्न की जरूरत है। वैसे तो अगर आपको पता चल गया हो तो सूत्र के आधार पर पता चल गया हो 5 दूनी के 10 माइनस के 2, तो इसका मतलब 8 क्या है, आयु हो गया। देखते ही पता चल गया होगा आपको पेंटाइन नाम है। क्या नाम है, पेंटाइन। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो हम यहीं से चल रहे हैं। हमने पहला सूत्र काम में लिया CnH2n प्लस K2, Cn का मतलब हो गया 5, यहाँ 2 गुणा 5 प्लस K2, तो ये तो हो गया हमारे सामने 5, ये हो गए 5 दूनी के 10 प्लस K2 बराबर 12, ये नहीं है हमारे सामने। इसका मतलब सिंगल बंध नहीं आएगा। दूसरा सूत्र लेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमने लिया CnH2n, तो C का मतलब तो 5 हो गया और H का मतलब 2 गुणा 5 10, ये भी नहीं है। C5H10 हो गया, ये भी हमारा नहीं है, तो द्विबंध भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से हमने तीसरा ले लिया, जैसे मान लीजिए कि CnH2n माइनस K2, तो C की जगह तो N का 5 आ गया, H 2 गुणा का 5 हो गया, माइनस का 2 हो गया, फिर C5 हो गया, H 5 दूनी के 10, 10 माइनस के 2, तो बराबर ये कितना आ गया, C5H8, और यही है यही है। इसका मतलब पता चल गया कितना बंध है, ट्रिपल बंध, यानी कार्बन कार्बन के अंदर एक ट्रिपल बंध पाया जाता है। देखिए अब अपन यहाँ इसके आधार पर आपको पता चल गया पेंट प्लस अनुलग्न क्या हो गया, आई हो गया, बराबर यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया। ये हमारा क्या हो गया है, हाइड्रोकार्बन। आगे हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या करेंगे, पेंट ए में जब आ की मात्रा आके के लिए तो पेंटाइन नाम हो गया, पेंटा आ टे आटा इन, पेंटाइन, पेंटाइन नाम हो गया। अगर हम इसकी हमसे कहे जाए कि अब आप पेंटाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, हम जान जाएंगे कि कार्बन कितने 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हमको इस बात का पता चल गया कि एक कार्बन के मध्य में ट्रिपल बंध है। कितना बंध है, ट्रिपल। इसकी संयोजकता को संतुष्ट करो, इसकी संयोजकता को जब हम संतुष्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो ये मौजूद है और ये हो गया 1, 4 हो गए इसकी
संयुक्ता कितनी हो गई? 3 तो ये हो गई। अरे ये संतुष्ट हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 2, 1 और 1 2, 3 और 4, इसको संतुष्ट करेंगे 2, 3 और 4, इसको संतुष्ट करेंगे 2, 3 और 4, जोड़ देंगे क्या? हाइड्रोजन। 3, 5, 6, 7 और ये देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए? 8 हो गए। 8 ही तो चाहिए हमको हाइड्रोजन, 5 चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 हमारे कार्बन हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ना सबने हाइड्रोजन ने इसके साथ मिलकर के द्वितीय बना लिया, उत्कृष्ट हीलियम का जैसा विन्यास ले लिया, और कार्बन ने इनके साथ जोड़ करके क्या कर लिया? अपना बाह्यतम कोश अष्टकोण कर लिया। इस तरह से संरचना बन गई। अगर आपसे इसके संरचना सूत्र लिखने को कहे जाए, क्या कहा जाए कि संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं? तो देखो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। ये हो गया क्या? HC ट्रिपल 1 C आगे C, इसके बाद में सिंगल 1 क्या हो जाएगा? CH क्या हो गया? सिंगल 1 ये यहाँ लिख दो, CH हो गया, C CH क्या आ जाएगा? 2, फिर सिंगल 1 CH मेथ एथ्रोब्यूटेन आइन पेंटाइन नाम हो गया। क्या नाम हो गया इसका? पेंटाइन। आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से आपके। अब इनमें से आप किसी का भी नामकरण क्या कर सकते हो? कर सकते हो। ये तो कौन सा तरीका है? साधारण तरीका, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण तरीका। केवल इसमें कौन सी चीज याद रखनी है हमको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन याद रखना है, क्योंकि ये एन का मतलब एल्केन ही है। एन का मतलब क्या है? एल्केन। इन का मतलब एल्कीन। ये तो हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्केन और ये हो गया एल्काइन। ये इनके संरचना सूत्र है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये इनके क्या है? संरचना सूत्र है। एक और लेते हैं, चलो इसमें से कोई सा भी ढूंढ लिया अपन। अधिकांश साधारण ही नाम पूछे जाएंगे। अधिकांश क्या पूछे जाएंगे? साधारण नाम ही पूछे जाएंगे। जैसे इसमें से अपन बराबर का कोई, चलो ये लेते हैं C2H। क्या लेते हैं अपन? C2H। C2H को अपना क्लियर हो गया, कार्बन 2 है। कार्बन 2 का मतलब हो गया क्या? पूर्ण लगन हो गया 1 प्लस में अनुलग्न 2 है। तो 2 का मतलब क्या आ रहा होगा आपके सामने? देखो सूत्र लगाएंगे ये वाला, जैसे अपने आप पता चल रहा है 2 ही है, तो 2 H का 2 गुणा का 2 माइनस का 2, अपने आप क्या हो गया? C2H4 माइनस का 2 तो C2H2। इसका मतलब यही है हमारा क्या आ जाएगा? अनुलग्न क्या हो गया? I, और जब था में आप थे में आ मिलेगा तो था हो गया, नाम हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। संरचना क्या बन जाएगी हमारी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यदि बनानी है इसकी हमको, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो हम क्या बना देंगे? एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, एक इधर हाइड्रोजन लगाया, एक इधर हाइड्रोजन लगाया, तो हाइड्रोजन संख्या 2 ही है। और ये हमारे सामने इसका क्या हो गया है? संरचना सूत्र। क्या बन गया है? संरचना सूत्र। यहाँ कार्बन लिख देंगे, ये H हो गया, HC और ये CH हो गया। कार्बन कार्बन में बीच में क्या लग गया है? ट्रिपल बॉन्ड लग गया है, और हम इसका नाम आराम से कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपसे साधारण तरीके से क्या करना आ गया होगा? आपको नामकरण करना आ चुका होगा। अब मैं आपको कल एक व्युत्पन्न पद्धति का मैंने पॉइंट छोड़ करके इसको बताया था, व्युत्पन्न पद्धति का नामकरण करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ करके बताता हूँ।
व्युत्पन्न पद्धति। रूढ़ पद्धति में आपको बता चुका हूं, व्युत्पन्न पद्धति में देखिए, व्युत्पन्न पद्धति के अंदर क्या होता है कि सरल यौगिकों का व्युत्पन्न लगाया जाता है। सबसे पहले तो यहां जैसे पढ़ लेते हैं सरल यौगिक, सरल यौगिक, ये तो गया हमारा सरल यौगिक। और उसके बाद में सरल यौगिक का व्युत्पन्न, सरल यौगिक का व्युत्पन्न, सरल यौगिक का व्युत्पन्न। उसके अलावा व्युत्पन्न का नाम क्या है? जो व्युत्पन्न का नाम, सबसे पहले सरल यौगिक में हमारे सामने आ रहा है CH4, जिसको हम क्या कहते हैं? मेथिल के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, मेथिल के नाम से। और इस सरल यौगिक का व्युत्पन्न है CH3 CH3 और CH। अब मैं आपको बता दूं कि CH3 हाइफन यदि लगा हुआ होता है उसे मेथिल कहते हैं। मैं लिख रहा हूं, सिंगल बॉन्ड अगर CH3 जुड़ा हुआ होता है तो ये मेथिल समूह, प्रतिस्थापी समूह का क्या नाम है? इसका नाम मेथिल होता है। क्या कहते हैं इसको? मेथिल। तो अब आपको इसमें, ये तो सेंटर में हो गया कार्बन, ये तो सेंटर कार्बन है, ठीक है। सेंटर कार्बन से इस कार्बन को जोड़िए, सेंटर कार्बन है, सेंटर कार्बन के अलावा आपको इसमें कितने मेथिल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं मोनो, दो जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं डाई, तीन जुड़े हुए हो प्रतिस्थापी तो उसको बोलते हैं ट्राई, चार अगर जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं टेट्रा, पांच जुड़े हुए तो उसको पेंटा, छह हेक्सा, सात हेप्टा, आठ ऑक्टा, नौ नोना और 10 वही उसी प्रकार से डेका। ये प्रतिस्थापियों की तरह होता है। अब आपको इसमें स्पष्ट रूप से क्या दिखाई दे रहा है? कितने मेथिल दिखाई दे रहे हैं? 3 मेथिल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। तो 3 मेथिल का मतलब हो गया, मैंने अभी बताया था, एक जुड़ा हुआ हो प्रतिस्थापी उसे क्या कहते हैं? मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई। तो क्या नाम आ गया आपके सामने? पहले ट्राई, और जुड़े हुए क्या है? मेथिल। तो क्या नाम आ गया इसका? ट्राई मेथिल। अब आप इस पे आ जाइए, सेंटर कार्बन, सेंटर कार्बन पर आ गए। सेंटर कार्बन कितना है? 1। और जब कार्बन 1 होता है तो उसको पूर्व लगन क्या होता है? मेथिल, मेथिल होता है। क्या हो गया यहां? ट्राई मेथिल सिंगल बंध है, तो इसका मतलब एन, मैथ प्लस एन, सिंगल बंध लगा हुआ है ना? तो क्या हो जाएगा मेरे सामने? ट्राई मेथिल मेथिल। ये इसका व्युत्पन्न नाम है। वैसे व्युत्पन्न नाम मेरे अनुभव के आधार पर, वैसे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अधिनियम सर्वोपरि होता है, मेरे हिसाब से व्युत्पन्न नाम नहीं आते हैं, IUPAC नाम ही आते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, यूनियन के द्वारा ही मान्य नामों को लिया जाता है। तो पहला नाम क्या आ गया आपके सामने? ट्राइमेथिल मेथिल हो गया, ठीक। दूसरा ले लीजिए, दूसरे में आप देखेंगे कि जुड़ा हुआ है CH3OH, CH3OH, इसको कार्बिनोल बोलते हैं। CH3OH को क्या बोलते हैं? कार्बिनोल। मैं यहां लिख देता हूं कार्बिनोल। ये चाहे CH2OH हो, ये जुड़ा हुआ है तो उसमें कौन सा आएगा चीज? कार्बिनोल। अब आपके सामने जैसे सूत्र लिखा हुआ है कि CH3 सिंगल बॉन्ड, हाइफन बोल देते हैं इसको,
क्या हो गया? क्या है ये? CH2OH कार्बिनोल हो गया। ये तो आपका कार्बिनोल है। ये क्या जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ गया? प्रतिस्थापित मेथिल जुड़ गया। तो नाम क्या हो गया अपने आप इसका? मेथिल मेथिल कार्बिनोल हो गया। इसी के साथ जैसे मान लीजिए आपका इसी में CH3 CH2 सिग्नल बंद आई बना रहा है CH2OH। इसका नाम करना आप करो, आप देखिएगा ये तो अपन जानेंगे, ये तो कार्बिनोल हो गया। अब मैं आपको बता दूं प्रतिस्थापी अगर सिग्नल बंद CH2 CH3 सिग्नल बंद CH2 इस तरह का दिखाई दे रहा है तो उसको एथिल बोलते हैं। ये आपको प्रतिस्थापी में UPSC नाम आएगा ना, उसमें बताओ ये क्या है हमारा? एथिल बोलते हैं। कौन सी चीज है ये एथिल है। अब नाम क्या हो गया अपने आप में पता चल गया होगा आपको। ये तो एथिल हो गया, ये क्या है? कार्बन। तो नाम क्या आ गया? एथिल कार्बन। ये एथिल कार्बन हो गया। इसी प्रकार से इसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल सेंटर कार्बन। ये तो हमारा कौन सा कार्बन हो गया? सेंटर कार्बन। सेंटर कार्बन से OH जुड़ गया, ये कौन सा समूह हो गया? कार्बोनिल समूह हो गया। कार्बोनिल समूह से यहाँ CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है। बताओ क्या है? एथिल हो गया। और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। ये क्या है? इस सेंटर वाले को छोड़ दो क्योंकि ये तो पूरा पूरा कौन सा समूह हो गया आपका? कार्बोनिल। ये तो क्या नाम है इसका? तो कार्बोनिल हो गया। कार्बन ये क्या है? ये आपका मेथिल हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ये एथिल हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने कल परसों में आपको बताया था कि ये ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो कौन सा ग्रुप होता है? साकेत होते ही आइसो। कौन सा होता है? आइसो होता है ना, आइसो। ये हमारा क्या हो गया? आइसो। और कार्बन से क्या करो इसमें? 1 2 3 तो प्रोपिल। आइसो क्या है? ये प्रोपिल। अब इसे कार्बन संख्या के आधार पर अपना व्युत्पन्न नाम लिख दीजिए। जब मैं कार्बन 1 को सबसे पहले उसे लेंगे। कार्बन 1 किसमें बताओ? इसको तो छोड़ दिए, कार्बोनिल समूह सेंटर का है, इसका मतलब ये मेथिल। तो नाम क्या हो गया हमारा? मेथिल। फिर हमारा कार्बन संख्या 2, इसमें कार्बन संख्या 1 है, इसमें कार्बन संख्या 2 है। तो क्या नाम हो जाएगा? एथिल। ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया। अब कार्बन संख्या 3 आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल हो गया। मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल। अब उसके बाद क्या? ये कार्बन हो गया आइसोप्रोपिल। और इसी में एक और है जो व्युत्पन्न का मैं लास्ट में आपको बता दूं। अब आप लिख लीजिए CH3COOH। CH3COOH बताओ
COOH समूह क्या है? एसिटिक अम्ल, है ना। और हमारे सामने सूत्र दे रखा है जैसे CH3 CH CH2COOH। अब इसमें से पहले एसिटिक समूह छांटिएगा। एसिटिक समूह कौन सा है? एसिटिक अम्ल समूह तो देखो ये हो गया, ये तो हो गया एसिटिक समूह, ये तो एसिटिक अम्ल है। और ये क्या है बताओ? आइसोटोप, ये हो गया हमारा आइसोटोप। तो अपने आप नाम बन गया होगा आपका, अपने आप बन गया। तो ये तो हो गया आइसोटोपिक एसिटिक अम्ल, यानी लिखेंगे आइसोटोपिक एसिटिक अम्ल। ये व्युत्पन्न पद्धति, बाकी ये अधिकांशतः पूछी नहीं जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में ये नहीं पूछी जाती, केवल IUPAC पूछती है। कौन सी पूछी जाती है? केवल IUPAC पद्धति के द्वारा नामकरण पूछा जाता है। अब मैं आपको हाइड्रोकार्बन के अनुलग्न पूर्व लग्न का निर्धारण मैं आपको बता ही चुका हूँ, बंध आधार पर और कार्बन आधार पर लग्न पूर्व लग्न हो गया। अब मैं आपको एल्केन का नामकरण और उसके नियम बताऊंगा कि एल्केन का नामकरण कैसे किया जाता है, कौन सी पद्धति के अनुसार। दो पढ़ लिए अपन ने, रूढ़ पद्धति पढ़ ली है। रूढ़ पद्धति में मैंने आपको बताया था प्राकृतिक स्रोत जिसके द्वारा प्राप्त हो रहा है ना, कौन? रूढ़ नाम। हाइड्रोकार्बन जिस प्राकृतिक स्रोत के द्वारा प्राप्त हो रहा हो उसी के नाम के आधार पर उसका नामकरण किया जाता है, या उसके गुणों के आधार पर नामकरण किया जाता है। रूढ़ पद्धति बता चुका हूं आपको, और व्युत्पन्न पद्धति मैंने अभी आपको बता दी। अब आपकी तीसरी पद्धति आ रही है IUPAC। IUPAC का पूरा नाम मैंने आपको पहले बता दिया था, ये कि अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है रसायनज्ञों की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ इसका नाम आपको पता चला। अब इसके कुछ नियम हैं, आप उन नियमों को पहले लिखेंगे जो आपके सामने नामकरण के लिए आएंगे। नामकरण के कुछ नियम हैं, उन नियमों को आप लिख लेंगे और उन्हीं नियमों के आधार पर आपका ये नामकरण किया जाएगा। देखिए जैसे सबसे पहले IUPAC पद्धति के आधार पर प्रतिस्थापी नामकरण। ये हमारा पॉइंट है, इसे हम एल्केन कहते हैं। IUPAC पद्धति का सबसे आधार पर सबसे पहले किसका? एल्केन का नामकरण। एल्केन के नामकरण में देखेंगे कि इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और इसे हम संतृप्त यौगिक या पैराकेमिस्ट्री कहते हैं। इन्हें संतृप्त यौगिक या पैराकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, नामकरण के कुछ नियम। सबसे पहला नियम लिखेंगे, उस नियम के अनुसार
कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। सर्वप्रथम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं और मुख्य श्रृंखला से बाहर रहे समूह को प्रतिस्थापन कहते हैं तथा मुख्य श्रृंखला से बाहर रहने वाले समूह को प्रतिस्थापी क्या कहा जाता है? उसे मुख्य श्रृंखला से जो बाहर रह जाए उसे प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरे नियम के अनुसार सबसे पहले आप समान लंबाई की दो से अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखलाएं ली है। लंबाई की कैसी हो? समान लंबाई की दो से अधिक प्रतिस्थापी युक्त यदि श्रृंखला है, समान लंबाई की दो से अधिक प्रतिस्थापी युक्त श्रृंखला है तो उसमें से ज्यादा समान लंबाई की दो से अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला होने पर अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला का चयन किया जाता है। अधिक प्रतिस्थापी श्रृंखला का चयन किया जाता है। श्रृंखला में नामकरण करते समय सबसे पहले नामकरण करते समय सर्वप्रथम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं और प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद उनके पूर्व लगर का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम लिखते हैं। सर्व प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, उनके पूर्व लगन यानी कार्बन संख्या करते हुए प्रतिस्थापियों में अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रतिस्थापी बी से शुरू हो रहा है, कोई प्रतिस्थापी सी से शुरू हो रहा है तो बी वाला पहले आएगा और सी वाला बाद में आएगा। या जैसे कोई आई और एफ से शुरू हो रहा है तो पहले जो अक्षर अंग्रेजी का आ रहा है उसके अनुसार इस तरह से होगा। तो प्रतिस्थापी समूह का एक से ज्यादा समान प्रतिस्थापी होने पर चौथा नियम क्या है? एक से ज्यादा समान प्रतिस्थापी होने पर समान प्रतिस्थापी होने पर एक से ज्यादा समान प्रतिस्थापी होने पर उनकी संख्या को दर्शाने के लिए
अब प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक है तो एक प्रतिस्थापी, तो मोनो, दो प्रतिस्थापी हो तो डाई, तीन होने पर ट्राई, चार होने पर ट्रेटा, पांच होने पर पेंटा, छह होने पर हेक्सा, सात होने पर हेप्टा, आठ होने पर ऑक्टा, नौ होने पर नोना और 10 होने पर डेका होता है। इस तरह से प्रयोग करते हैं और इनका नामकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट नियम में श्रृंखला का चयन करते समय प्रतिस्थापियों में नेक्स्ट नियम पांचवा, प्रतिस्थापियों का अंकन करने के लिए प्रतिस्थापियों का अंकन करने के लिए प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। कम अंक दिए जाते हैं। ये जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं, यदि दो प्रतिस्थापियों का जुड़ने का कारण एक ही है, उनको समान अंक मिल रहे हैं, तो समान अंक मिल रहे हैं। यदि दो प्रतिस्थापियों को क्या मिल रहा है? समान अंक मिल रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रतिस्थापी को श्रृंखला में कम अंक दिए जाएंगे। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह नाइट्रो आदि हो तो उन्हें कम अंक दिए जाते हैं। नाम लिखते समय अंकों के मध्य में लास्ट नियम इसका नामकरण करते समय गणित अंकों के मध्य
गणित के अंकों पर तो कॉमा लगाया जाता है और अंक और नाम के बीच में हाइफन का चिन्ह लगाया जाता है तथा अंक और नाम के मध्य इसे हाइफन बोलते हैं। हाइफन चिन्ह का प्रयोग करते हैं और यही आपके पूरे नियम होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ IUPAC सूत्र बताता हूँ, कुछ IUPAC सूत्र बताता एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण के लिए मैंने आपको बताया है कि प्रतिस्थापियों की श्रृंखला को कम अंक दिए जाते हैं। यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिलते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCD आदि, जैसे किसी का कहीं एक समूह है उसमें पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ है बाद में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो मुख्य श्रृंखला में बनाते समय हमने क्लोरीन और क्लोरीन को तो प्रतिस्थापी बाहर रख लिया, लेकिन नाम लिखते समय सबसे पहले हम क्लोरीन का लिखेंगे, क्लोरो, फिर हाइफन लगाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, फिर बाद में फ्लोरो आएगा। उसी प्रकार से अगर कहीं क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो पहले ब्रोमीन का नाम आएगा। उसी प्रकार से कहीं क्या नाम से नाइट्रो और आयोडो जुड़े हुए हैं तो उनमें से पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार I यदि पहले आ रहा है तो I का, और यदि N पहले आ रहा है तो N का नामकरण किया जाएगा। मैं आज आपको केवल इतने ही नियम लिखवा करके छोड़ रहा हूँ। कल मैं इससे आगे आपको प्रतिस्थापियों का IUPAC